नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? रेख्ता, दोहा, ज़बान या हिंदी? किस शब्द का प्रयोग मिलता है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ज़बान। ज़बान शब्द का प्रयोग मिलता है मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खालिक बारी किसकी रचना है? रहीम, अमीर खुसरो, अकबर या खालिक खलक? किसकी रचना है खालिक बारी? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं? जायसी, खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं? और इसका भी सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? प्राकृत, पाली, अवहट्ठ, अपभ्रंश? अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट्ठ, पाली या अवहट्ठ, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश? हिंदी के उद्भव का सही क्रम कौन सा होगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद अवहट्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? और सही उत्तर है इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने या राहुल सांकृत्यायन ने? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है या अवहट्ठ है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका अवहट्ठ। अवहट्ठ कहते हैं। अगला प्रश्न, सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? बिहारी का, राजस्थानी का, बांग्ला का या पंजाबी का? सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका राजस्थानी। सौरसेनी अपभ्रंश से जो है राजस्थानी का विकास हुआ है। और जो पंजाबी है इसका विकास हुआ था पैसाची अपभ्रंश से, पंजाबी और लहंदा का। बिहारी का मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है और बांग्ला भाषा का जो है इसका भी मागधी अपभ्रंश से हुआ है विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहते हैं? उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल या प्राकृत काल? सही उत्तर है इसका संक्रांति काल कहते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को जो है संक्रांति काल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहपा, स्वयंभू, मुंज या पुष्पदंत? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? और इसका सही उत्तर है मुंज। इन्होंने मुंज को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? और सही उत्तर है इसका रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है, पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्री, मागधी, ब्राह्मण और पैसाची? पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है?
और सही उत्तर है इसका पैसाची। पैसाची अपभ्रंश से हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या सौरसेनी? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, इन भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है इसका मागधी। मागधी अपभ्रंश से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी या गुजराती? यहाँ पर आपको बताना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, और इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं? इसमें ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, या लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इनका विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? ब्राह्मण अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या सौरसेनी अपभ्रंश से? सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? सही उत्तर है इसका ब्राह्मण अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। अगर आप इस क्लास पर पहली बार आए हों और क्लास अच्छी लगी आपको, आपकी तैयारी में मददगार साबित हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो तो आपको पता चल सके। प्रश्न है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी, पैसाची, मागधी या अर्धमागधी? अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? और सही उत्तर है इसका अर्धमागधी से, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। कवि वचन सुधा को, समाचार सुधा वर्षण को, हिंदी प्रदीप को या भारत मित्र को? किसको कहा जाता है? सही उत्तर है भारत मित्र को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है। नागरी पचाड़ी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? 1893 ईस्वी, 1857, 1902 या 1917? नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है इसका 1893 ईस्वी में। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में यह वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन थे? शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, या जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापक हैं? सही उत्तर है इसका शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, रामनारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल? काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं शामिल है? और इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, यह नहीं थे शामिल। प्रश्न संख्या 22 है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1801, 1810, 1800 या 1802? किस ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? सही उत्तर है इसका 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। 10 जुलाई को हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में, हैदराबाद, दिल्ली या कलकत्ता? कहाँ पर हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? और इसका सही उत्तर है कलकत्ता, कोलकाता भी कहते हैं इसको। यहाँ पर हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? वर्ष 1900, वर्ष 1903, वर्ष 1906 या वर्ष 1909?
किस वर्ष जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था? सही उत्तर है इसका 1903 में। अगला प्रश्न है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है गोपाल स्वामी आयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? और सही उत्तर है गोपाल स्वामी आयंगर ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 14 सितंबर 1955। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? और इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? सप्तम, अष्टम, नवम या दसम, सातवीं, आठवीं, नौवीं या दसवीं किस में शामिल किया गया है? सही उत्तर है आठवीं अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, 344, 345 या 346। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? सही उत्तर है इसका 343 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोंगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया। इसमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1961, 1960, 1965 या 1963। सही उत्तर हो जाएगा 1960 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 3, 4, 5 या 6। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? सही उत्तर है इसका 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 है इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बिहारी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है, आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, आपको बताना है। कौरवी, हरियाणवी, अवधी और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी नहीं है? सही उत्तर है इसका अवधी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 35 है पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है इसका 5 बोलियां हैं, जिसमें है कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36। पूर्वी हिंदी की बोलियां इसमें से कौन सी है? अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज अवधी और कन्नौजी, भोजपुरी बघेली छत्तीसगढ़ी, मैथिली ब्रज और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की बोलियां इसमें से कौन सी हैं? सही उत्तर है इसका अवधी बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न संख्या 37। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों का संबंध किससे है? पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या राजस्थानी हिंदी से? सही उत्तर है बिहारी हिंदी से, यह बिहारी हिंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न,
गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है इसका उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को जो है अहिरवाटी भी कहते हैं। और इसमें जो है सहजोबाई और दयाबाई जो हैं उनका साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है। चरणदास का भी जो साहित्य है वो इसी भाषा में यानी अहिरवाटी में लिखा गया है। चरणदासी संप्रदाय से संबंध था इनका, सहजोबाई का और दयाबाई का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 है। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? विद्यापति, भारतेंदु, सरहपाद या अज्ञेय? मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले हैं विद्यापति। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। इनकी रचना पदावली के कारण यह मैथिल कोकिल कहलाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या मालवी? पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थानी का अन्य नाम ढूंढाड़ी भी है। इसको जयपुरी भी कहते हैं, यह भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या कौरवी? किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? और सही उत्तर है इसका ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या बुंदेली? किस भाषा में इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली की रचना की है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या गिरधर दास? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का। और सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? सही उत्तर है इसका मेरठ। मेरठ में बोली जाती है खड़ी बोली। इसको खड़ी बोली कौरवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या रेख्ता? सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या मगध? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बनारस। बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। यह भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? प्राकृत, मागधी, शौरसेनी या अर्धमागधी? पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? सही उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया या कन्नड़? कौन सी इसमें से द्रविड़ परिवार की भाषा है? सही उत्तर है कन्नड़। अगला प्रश्न, प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? और सही उत्तर हो जाएगा इसका खड़ी बोली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पैसाची? ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। और सही उत्तर है इसका प्रेम सागर में। प्रेम सागर लल्लू लाल कृत है, इसमें खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग हुआ है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है इसका कौरवी। कौरवी भी कहते हैं खड़ी बोली को। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या मगधी? मागधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर है अवधी। अवधी में लिखा है तुलसीदास ने रामचरितमानस को। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह किसके अंतर्गत है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश? सही उत्तर है मागधी अपभ्रंश से। मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी 3 बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी या कौरवी? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? सही उत्तर है ब्रज। ब्रज भाषा में लिखा था इन्होंने इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली? कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है इनमें से? सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी, ब्राह्मी, पैसाची और कैथी? किस लिपि से हुई है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति? सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न, प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? और सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी या सौराष्ट्री? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही उत्तर है देवनागरी। देवनागरी में लिखी जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, यह एक बोनस प्रश्न है, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? हरिशंकर आदेश, रामदेव रघुबीर, अभिमन्यु अनंत या हरिमानक? किसको कहा जाता है? सही उत्तर है अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है मॉरिशस का प्रेमचंद। यह प्रश्न जो है प्रवासी साहित्य से था। तो इस क्लास में इतना ही हम लोग देखेंगे। अगली क्लास जो है संडे को होगी और संडे के दिन हम लोग 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो सभी लोग शाम 6 बजे उपस्थित रहिएगा उस प्रश्नोत्तरी में। और सोमवार से आप लोगों की क्लासेज होने वाली हैं। जितने भी क्लासेज बच गई हैं उनको मैं सोमवार से कराऊंगी। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए।